जय हिंद दोस्तों, गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत है। और हम हाजिर हैं आपके सामने जीके एंड जीएस के धमाकेदार और बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। एक एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छांट के लेकर आया हूँ, बिल्कुल एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। आपके लिए बस एक छोटा सा सुझाव है कि आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें। क्या है कि 4 बार पढ़ने पे हम जितना याद होता है हमें, या जितनी चीज़ें याद कर पाते हैं उतना एक बार लिखने पे याद होता है। ये भी एक फैक्ट है, ठीक है। तो जो भी लगता है हमें पता नहीं है, याद नहीं है, उसको लिखें ज़रूर। लिखने से बहुत जल्दी याद होता है। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के सेशन को। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? उत्तराखंड में पंचप्रयाग है। ये उत्तराखंड के पंचप्रयाग दिए गए हैं। उत्तराखंड के पंचप्रयाग। पंचप्रयाग कौन कौन से हैं उत्तराखंड के? एक है देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग और रुद्रप्रयाग। एक और है पांचवा है नंदप्रयाग। ठीक है, ये 5 प्रयाग है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अक्सर कोई ना कोई एक दे देंगे और पूछेंगे ये दोनों नदियां मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है, या इधर प्रयाग दे देंगे उधर नदियां दे देंगे कि कौन सी नदी मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है। आज हमेशा के लिए इस कन्फ्यूजन को दूर कर लेना। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, नोट जरूर कर लेना। देखो, देवप्रयाग कहाँ कैसे बनता है? देवप्रयाग बनता है अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से। अलकनंदा और भागीरथी प्लस भागीरथी, ये दोनों नदियों के मिलने से देवप्रयाग बनता है। फिर कर्णप्रयाग, इसमें भी अलकनंदा नदी रहेगी प्लस यहाँ बनेगी पिंडार नदी। यहाँ आएगी पिंडार नदी, ठीक है। और विष्णुप्रयाग, अलकनंदा सारे प्रयाग में कॉमन है। अलकनंदा प्लस धौली गंगा नदी। और रुद्रप्रयाग कैसे बनती है? अलकनंदा से जब रुद्रप्रयाग यानी मंदाकिनी नदी, यानी कि रुद्रप्रयाग बनता है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलने से। और नंदप्रयाग कैसे बनता है? अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, ठीक है। ये 5 प्रयाग हैं, पांचों में ध्यान रखना। अलकनंदा सब में कॉमन है। देवप्रयाग कैसे बनेगा? अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से। कर्णप्रयाग कैसे बनेगा? अलकनंदा और पिंडार नदी के मिलने से। और विष्णुप्रयाग कैसे बनेगा? अलकनंदा और धौली गंगा के मिलने से। और रुद्रप्रयाग अलकनंदा प्लस मंदाकिनी नदी के मिलने से। और नंदप्रयाग अलकनंदा प्लस नंदाकिनी। ये 5 प्रयाग हैं। याद कैसे करेंगे? यहाँ से शब्द लीजिए देव भागीरथी से लीजिए भागीरथ कौन थे? जो गंगा नदी को पृथ्वी पर लेकर आए थे, वो देव पुरुष थे। तो देव से भागीरथी, ठीक है। कर्ण, यहाँ से शब्द लीजिए कर्ण के पास क्या था? धनुष बाणों का पिटार मतलब पिंडार, ठीक है। और विष्णु, यहाँ से शब्द लीजिए विष्णु धा से धा लीजिए, धा से धनुष। विष्णु भगवान के पास शस्त्र में क्या है? धनुष, ठीक है। और रुद्र मतलब गुस्सा होना। यहाँ मंदाकिनी नाम की एक लड़की है जो रुद्र रूप में रहती है, मतलब गुस्से वाली है, ठीक है। यहाँ तो बहुत ही आसान है। नंद मतलब नंदाकिनी, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको ये बहुत एक आध बार और देख लेंगे लिख के 100% आपको याद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित द्वीपों में से किसमें देशों की संख्या सर्वाधिक है? अधिकतम देश कहाँ है? देखो, अफ्रीका महाद्वीप में है 54 देश, ठीक है। और यूरोप महाद्वीप में है 44। एशिया महाद्वीप में कितने हैं? 48। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कितने हैं? 12। तो सबसे अधिक देशों की संख्या कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, ये करंट से क्वेश्चन है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ध्यान रखना, ये डॉक्टर मनसुख मंडाविया कौन है? ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। कौन है? स्वास्थ्य मंत्री। कैसे याद करेंगे इनको? मनसुख मंडाविया, जिसके मन में सुख है वही स्वस्थ है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। इन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है गाजियाबाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका व्यवहार में क्रियान्वयन अभी तक नहीं किया गया? मतलब ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसका उपयोग आज तक नहीं किया गया? तो देखते हैं। अनुच्छेद 60 में क्या है? इसमें है राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति की शपथ। ठीक है। अनुच्छेद 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल। ठीक है। और अनुच्छेद 352 में क्या है? इसमें है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात। और अनुच्छेद 356 इसमें है संवैधानिक तंत्र विफल होने पर उपबंध। संवैधानिक तंत्र विफल होने पर उपबंध है। ठीक है। तो अभी तक किसका यूज नहीं हुआ? अभी तक भारत में कभी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा, तो अनुच्छेद 360 का अभी तक यूज नहीं हुआ। तो हमारा सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति प्रधानमंत्री की राह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है? पूछा जा गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्यों के राज्यपाल। इन तीनों की ही नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अब देखते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 124 खंड 2। ठीक है, याद रखना, ये कई बार पूछा गया है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, इसका है अनुच्छेद 316। ठीक है। और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 155। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का सत्रावसान करने के लिए प्राधिकृत है? मतलब इनमें से कौन लोकसभा के सत्र का सत्रावसान कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। राष्ट्रपति अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग करके, विधायी शक्ति का प्रयोग करके, ठीक है, क्या कर सकता है? संसद के सत्र को आहूत कर सकता है। आहूत मतलब बुलाना। आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है। सत्रावसान मतलब सत्र को समाप्त कर सकता है, बुला सकता है, बैठक समाप्त कर सकता है। और एक फैक्ट और लिखो ध्यान से, ये लोकसभा को भंग भी कर सकता है। राज्यसभा को नहीं, राज्यसभा भंग नहीं होती है, सिर्फ लोकसभा को भंग कर सकता है। ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है? भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 39। ये तो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। इसमें क्या दिए गए? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। अनुच्छेद 60 में क्या है? अभी बताया था। अनुच्छेद 60 में क्या है? राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग दिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत।
अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा ये किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 51, ठीक है, अनुच्छेद 51 के तहत। अब देखना ये है कि अनुच्छेद 51 यहाँ कहाँ है, किस में है? मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार कहाँ दिए गए हैं? मौलिक अधिकार दिए गए हैं भाग 3 और इसका अनुच्छेद है 12 से 35 तक, ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35। मौलिक कर्तव्य ये है, मौलिक कर्तव्य भाग 4A और इसका अनुच्छेद है 51A। देखो यहाँ 51A है और यहाँ 51 है खाली, तो ये नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये दिए गए हैं भाग 4 में और इसका अनुच्छेद है 36 से 51, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 51 कहाँ आएगा? यहाँ, यानी कि नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मारीचिका का बनना उदाहरण है। मारीचिका का बनना उदाहरण है। मारीचिका होता क्या है? आपने देखा होगा जब गर्म रेगिस्तान में दूर हम देखते हैं तो हमें झिलमिलाहट दिखाई देती है, लगता है जैसे दूर कहीं पानी भरा हुआ है, लेकिन पानी होता नहीं है, वो हमारा एक भ्रम होता है। ऐसे ही तेज धूप में दूर सड़क पे देखते हैं तो हमें जल के एहसास होता है, जल के होने का एहसास होता है, पर वहाँ असल में जल नहीं होता। ये मारीचिका होती है। और ये कैसे बनती है, इसका उदाहरण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन या इसी को हम कहते हैं कुल आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नशे के खिलाफ किस राज्य की पुलिस ने ओपीएस क्लीन अभियान चलाया? ओपीएस क्लीन अभियान अभी हाल ही में चलाया पंजाब पुलिस ने। आपने एक मूवी है उड़ता पंजाब अभी देखी होगी, उसमें दिखाया गया है कि पंजाब किस तरह से नशे की लत में डूबता जा रहा है। उसी को लेके पंजाब पुलिस ने ओपीएस क्लीन अभियान चलाया है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लेना, उड़ता पंजाब मूवी, उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यूपी प्रथम किस में है? उत्तर प्रदेश प्रथम है गेहूं को, गन्ना, ठीक है, आलू, आम और अमरूद, इसमें यूपी का प्रथम स्थान है। तो यहाँ देखते हैं गन्ना सही है, धान नहीं, आलू सही है, मक्का। देखो धान में सबसे प्रथम कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा धान पश्चिम बंगाल में होता है। और मक्का सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मक्का होता है कर्नाटक में। मक्का सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कर्नाटक में। तो सबसे बड़ा यूपी कौन सा है? आलू और गन्ने में, यानी कि 1 और 3। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 और 3, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है? आपको पता होगा यूपी में 4 नक्षत्रशालाएं दी गई हैं, जो कि इन शहरों में है, लखनऊ में है, इलाहाबाद में है, गोरखपुर में है और रामपुर में है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला पूछिए ये कहाँ पे है? इसका एक दूसरा नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला। इसका एक और अन्य नाम है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला भी कहते हैं। और ये कहाँ है? ये है रामपुर में, ठीक है। बाकी 4, इलाहाबाद में कौन सी नक्षत्रशाला है? पंडित जवाहरलाल नेहरू नक्षत्रशाला, ठीक है। और लखनऊ में है इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको जरूर लिख लेना और याद कर लेना। ये कई बार यूपी के एग्जामों में पूछा गया है। गोरखपुर में कौन सी है? गोरखपुर में है वीर बहादुर सिंह, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला। ठीक है, ये चारों नक्षत्रशालाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना। और आर्यभट्ट नक्षत्रशाला को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहते हैं, और ये कहाँ है? रामपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जनपदों में वोक्सा जनजाति, वोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? वोक्सा जनजाति पाई जाती है ये बिजनौर और आगरा, बिजनौर और आगरा ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ वोक्सा जनजाति पाई जाती है। स्टैटिक्स का प्रश्न है, सीधा याद कर लो। सुनामी शब्द का उद्गम हुआ है, सुनामी शब्द का उद्गम कैसे हुआ है, कहाँ से हुआ है? चीन में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में या मलेशिया में? तो जो सुनामी शब्द है ये जापानी भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बंदरगाह की लहरें, बंदरगाह की लहरें। ठीक है, तो ये किस भाषा का है? जापान का, यही जापान में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक हुआ? मैसूर जो अभी वर्तमान में कर्नाटक स्टेट है, इसको पूर्व में इतिहास में मैसूर के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पे एक महान शासक हुए थे टीपू सुल्तान, आपने सुना होगा। ये पहले मैसूर जाना जाता था। इसका नाम कर्नाटक कब हुआ? इसका नाम कर्नाटक हुआ 1973 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया? ये अभी हाल ही में बनी है, विश्व मौसम संगठन की पहली महिला महासचिव। ये किस देश की हैं? ये हैं ब्राज़ील की। अब बताओ कौन सी हो सकती है इनमें से अगर ब्राज़ील की हैं? सेलेस्तो लाउसो साउलो, सेलेस्तेल साउलो ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले पंचायती राज कब लागू हुआ? पंचायती राज कब लागू हुआ? कौन से सन में, कहाँ से, कौन से राज्य से, कौन से स्थान से? बताइए, कमेंट में आंसर दीजिए, हम बताते हैं। पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान से, राजस्थान के नागौर, राजस्थान के नागौर से पंचायती राज सबसे पहले स्टार्ट हुआ। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? किसके समय में हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में। और एक कौन से सन में? सन 1959 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? ठीक है, ये बिहार में था, मध्य प्रदेश में था, उत्तर प्रदेश में था या पंजाब में था? तक्षशिला विश्वविद्यालय उस समय, जब ये तक्षशिला विश्वविद्यालय था उस समय पंजाब के रावलपिंडी, पंजाब के रावलपिंडी, पंजाब के रावलपिंडी स्थान पे था। और ये रावलपिंडी कहाँ पे है? वर्तमान में अभी ये कहाँ है? पाकिस्तान में। वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये कहाँ है? पाकिस्तान में, पंजाब में। ध्यान रखना, आज़ादी के समय जब भारत का विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान दो स्टेट में बट गया, तब उस समय पंजाब का बहुत सारा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, तो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय अब कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, क्योंकि ये तब उस समय पंजाब के जो हिस्सा पंजाब का पाकिस्तान में गया उस जगह पे था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की संस्थापना की थी? तो वल्लभाचार्य ने स्थापना की थी शुद्ध द्वैतवाद की। ठीक है, और विशिष्ट द्वैतवाद इसके कौन हैं? रामानुजाचार्य, ये हैं विशिष्ट द्वैतवाद के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए।
विचार कीजिए किन्होंने लॉर्ड डलहौजी के साथ सहायक संधि की थी और उनके साथ किए गए संधियों का सही कालक्रम के हिसाब से बताना है। मतलब इन्हें बताना है कि जो बेले जली है ना, इनके साथ सहायक संधि किन किन राज्यों ने किस क्रम में की थी। तो हैदराबाद, अवध, मैसूर, सिंधिया, इन चारों ने सहायक संधि की थी। क्रम बताना है सबसे पहले किसने की थी। तो हैदराबाद ने की थी सन 1798 में, ठीक है। और मैसूर ने की थी 1799 में। अवध ये 1801 में आया था और सिंधिया इन्होंने 1804 में सहायक संधि स्वीकार की थी। तो सबसे पहले कौन आया? हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर अवध, फिर सिंधिया, यानी कि 1 2 3 4 सीधा क्रम है। आंसर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया? ध्यान रखना, रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया पूछा गया है। जिसने रामायण का अनुवाद किया उसी ने महाभारत का भी अनुवाद किया। कौन सा? महाभारत। महाभारत और रामायण दोनों का फारसी में अनुवाद किसने किया? ये किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ये किसके समय में? अकबर के समय में। अकबर के समय। ठीक है, अकबर के समय। अकबर के समय इन्होंने रामायण तथा महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत विभाजन के संदर्भ में सन 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? सीमा आयोग की अध्यक्षता। अच्छा, भारत विभाजन, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उन्हीं के नाम पर है। क्या नाम है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का नाम? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ इन्हीं के नाम पर है, ठीक है। ये इन्हीं ने अध्यक्षता की थी और इनका पूरा नाम क्या है? सिरिल। रेड क्लिफ, ठीक है, ये इनका पूरा नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में कौन सी नदी बहती है? ये नर्मदा नदी बहती है। ये नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनता है, पूछा गया है कई बार एग्जाम में। पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा। ध्यान रखना, ठीक है। और ये अरब सागर में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में नहीं। अधिकतर भारत की जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन नर्मदा नदी ये अरब सागर में गिरती है और ये एस्चुरी बनाती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? खुला नाला क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रदूषित होगी इस वजह से। तो किस नदी को कहते हैं? ये यमुना नदी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? यमुना नदी के किनारे आपने पता होगा दिल्ली बसा है, आगरा, यूपी के कई औद्योगिक शहर, आगरा है, मथुरा है और दिल्ली है, हरियाणा के कुछ शहर हैं। ये औद्योगिक शहर अपना उद्योग से जो अपशिष्ट बचता है इसी नदी में बहा देते हैं। इसी वजह से ये नदी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई, इसलिए इसे खुला नाला का कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन अधिकतम सिल्क सूत मतलब रेशम उत्पादित करता है? कौन अधिक करता है? ये करता है कर्नाटक। कौन करता है? कर्नाटक। फैक्ट है, रट लो सीधा। निम्नलिखित महाद्वीपों, ये महाद्वीप दिए गए हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से अवरोही क्रम बताना है महाद्वीपों का। तो कितने महाद्वीप हैं? कुल 7 महाद्वीप हैं। इनका हम क्रम लिख दे रहे हैं 7 का। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप।
सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप। फिर कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। फिर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका। फिर है दक्षिण अमेरिका, फिर है दक्षिण अमेरिका। इसके बाद है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका के बाद कौन सा है? इसके बाद है यूरोप महाद्वीप, यूरोप। फिर सबसे लास्ट में कौन सा है? यहाँ लिख दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये क्रम है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया नहीं दिया गया है, अफ्रीका। तो पहले नंबर पे ये आ जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका के बाद उत्तर अमेरिका नहीं है, दक्षिण अमेरिका आ जाएगा। दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा, यानी कि 3 और 4, 3 4, 3 4 1 2। सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा, क्या कहते हैं? काली धारा भी कहा जाता है। इसको काली धारा कहा जाता है। और इसको जापान की काली धारा, जापान की काली धारा भी कहते हैं। ठीक है। ये कहाँ बहती है? ये प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर की धारा है। और इसका नाम क्या है? क्यूरोसियो, क्यूरोसियो की धारा इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो ये किस राज्य से है? यहाँ लिखें असम। पहला तो है असम, असम। फिर है मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम। असम, असम नहीं दिया गया है। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसमें असम और कर देना, असम। ये 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उद्घाटन अधिवेशन कब हुआ था? उद्घाटन हुआ था 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946। ठीक है। इस दिन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके 4 दिन बाद, यानी कि 13 तारीख को, 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष कौन बने? स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष कौन बने? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत होता है? धन विधेयक प्रस्तुत होता है लोकसभा में। ठीक है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम विकसित किया था, किसने विकसित किया था? हाइड्रोजन बम विकसित किया था एडवर्ड टेलर ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, घाव को भरने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सहायक है? घाव के भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? देखो, उत्तराखंड राज्य की स्थापना 3 डेट याद रखना, 1, 9, 15। ये कौन सी है? नवंबर 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी, छत्तीसगढ़। ठीक है। और 9 नवंबर को यूपी से अलग होकर उत्तराखंड की,
यूपी से अलग होकर उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। 15 नवंबर को बिहार से अलग होकर झारखंड की, झारखंड, ठीक है। ये 3 डेट याद रखना। उत्तराखंड की स्थापना कौन सन में हुई? सन 2000 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क, अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया, किसके नाम पर किया गया? चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। आपको पता होगा अंग्रेज़ों से मुठभेड़ के समय चंद्रशेखर आज़ाद को जब यहाँ घेर लिया गया था तो लास्ट में जब उनके पास एक ही गोली बची थी तो उन्होंने खुद को गोली मार ली थी और कहा था मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद ही मरूंगा, मैं किसी के हाथ में नहीं आने वाला। इन्हीं के नाम पर इस पार्क की पुनः नामकरण किया गया है इसकी। अगला क्वेश्चन है शेरशाह सूरी, शेरशाह को कहाँ दफनाया गया था? बताओ शेरशाह सूरी को। ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताइएगा क्या आंसर है, ठीक है। देखेंगे हम शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया, ठीक है। ये था हमारा आज का सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में और भी बेहतरीन नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।